सर्वनाश है। आप अपने अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वाईफाई काम नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप बच पाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता। जॉन सुबह उठता है और पाता है कि उसका परिवार घर से बाहर है, इसलिए वो वही करता है जो वो हमेशा करता है, लाइव स्ट्रीमिंग करता है और अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता है। बस फर्क इतना है कि वे उसे घर से निकलकर न्यूज देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोरिया में हर जगह लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और उसके यहाँ आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये लड़का स्पष्ट रूप से एक गेमर है, इसलिए उसे बचने के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। गेमर असल जिंदगी में कायर हो सकते हैं, लेकिन किसी महामारी में उनकी गेमर प्रवृत्ति बहुत काम आ सकती है। जॉन वो अभी से अपनी खिड़की के बाहर देख सकता है कि लोग कैसे घबराए हुए हैं। लोगों की एक भीड़ अपने अपार्टमेंट से बाहर भाग रही है और हमें अभी से ज़ोंबी के निशान दिखाई दे रहे हैं। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, उछल रहे हैं, भाग रहे हैं। ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। इस खास मामले में भीड़ में शामिल ना हो, पीछे रहें। उन्हें अपने इलाके से ज्यादा ज़ॉम्बी को बाहर निकालने दें, जिससे आपको बचने का मौका मिलेगा और बाद में कम ज़ॉम्बी के साथ भागने का मौका मिलेगा। साथ ही प्रलय में गले मिलने का समय नहीं होता। लोग ऐसा क्यों करते हैं? शायद उसे नहीं पता था कि वो मुड़ जाएगी, लेकिन फिर भी वो भाग गई। धिक्कार है। जून वो अपने दरवाजे से बाहर झांकने का फैसला करता है और उसका पड़ोसी दौड़ता हुआ अंदर आता है। बिना किसी चेतावनी के वो अचानक अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और जून वो से उसे रहने देने की भीख मांगता है। उसके भाई को काट लिया गया था, वो भाग गया और जून वो को ये सब पसंद नहीं है। वो उस आदमी को बाहर निकलने और चले जाने के लिए कह रहा है, लेकिन वो अपने पड़ोसियों को बाथरूम का उपयोग करने के लिए काफी देर तक रुकने देता है। हालांकि जब वो आदमी वहाँ होता है तो जंग वू को समाचारों में ज़ॉम्बीफिकेशन के लक्षण सुनाई देते हैं। आंखों से खून आना, हिंसक हो जाना और लोगों को खाने की इच्छा होना। ये सुनकर जुनवू को सोचने पर मजबूर होना पड़ा और उसने तुरंत चाकू उठा लिया। जैसे ही उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आया, जीन वू ने उसके हाथ पर काटने का निशान देखा और उसे चाकू दिखाकर बाहर निकाल दिया, लेकिन वो आदमी रुक गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो मुड़ने लगा। देखिए, काटने का मतलब बुरा होता है, ये समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं है। इसलिए जब कोई आदमी आपके घर में रहना चाहता है, जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए, तो कम से कम उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहें और साबित करें कि उसके शरीर पर काटने का कोई निशान नहीं है। अगर इससे आपकी जान बच भी जाती है तो भी नहीं। मेरा मतलब है, उस आदमी की शर्ट पर खून लगा है। आपके बचने की संभावना बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर वो आपको नहीं दिखाता है तो आपको चाकू का इस्तेमाल करना होगा। हिंसक रूप से झटका देते हुए और फटते हुए नया ज़ॉम्बी जुनवू पर झपटा, जिसने उसे गले लगाया और घर से बाहर धकेल दिया, जहां एक और ज़ॉम्बी ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। उस रात जुनवू ने सामने के दरवाजे को फ्रिज से बंद कर दिया और फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सका। टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि बचे हुए लोगों को 60 दिनों तक के लिए पर्याप्त भोजन का ध्यान रखना चाहिए और जुनवू ने हिसाब लगाना शुरू किया कि उनके पास क्या है। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पास 10 दिनों के लिए भी पर्याप्त भोजन है। बियर से आप कुछ समय के लिए काम चला सकते हैं और कोई भी आपका पसंदीदा बारबेक्यू चिकन नहीं भेजेगा। जब आप अपने घर को बंद कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पास बचे हुए भोजन को यथासंभव लंबे समय तक के लिए सीमित रखना चाहिए। फिर सुरक्षित रूप से अधिक भोजन प्राप्त करने की रणनीति तैयार करें। अगर आपके पास कोई फल है तो उसके बीज रखें और उन्हें फूलों के गमलों में लगाएं। पानी जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अपने सभी कंटेनरों और टबों को पीने के लिए नल के पानी से भर दूंगा। ये लंबे समय तक चलने वाले समाधान के लिए हो सकता है, या कम से कम तब तक जब तक बारिश न हो जाए। तुरंत कार्डियो एंड्योरेंस ट्रेनिंग शुरू करें। गेमर्स अपनी फिटनेस के लिए विश्व प्रसिद्ध नहीं है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ इसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन वो इंस्टाग्राम देखने के लिए प्रेरित होता है, जहां लोग पोस्ट कर रहे हैं, मदद के लिए कॉल कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि वे कहां हैं, क्योंकि कॉल अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी तकनीक का इस्तेमाल लाइक्स के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए करें। उस आदमी को पता चलता है कि अपने फोन को ड्रोन से जोड़कर वो उसे इतनी ऊंचाई तक उड़ा सकता है कि उसे सर्विस मिल सके। उसे सिग्नल मिलता है और वो काम करता है। कॉल तब तक जाती है जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। पहले अपनी बैटरी चार्ज कर लो। चलो यार, अपने फ्लैट से कब और कैसे बाहर निकलना है, ये जानने का एकमात्र तरीका इलाके का पता लगाना है। तुम इसका इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के घरों का निरीक्षण करने के लिए कर पाओगे, ताकि भविष्य में अपने लिए सबसे अच्छी जगह चुन सको। अगर तुम्हें पता है कि अंदर कोई खतरा नहीं है तो खुद को नीचे उतारना या बालकनी में चढ़ना असंभव नहीं है। उस रात एक महिला पुलिसकर्मी उसके मोहल्ले से भागती है, उसकी बंदूक गिर जाती है और वो उसे काट लेता है। जब जुनवू ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है तो वह उन्हें उसे ले जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। सड़क पर बंदूक गिराने से कुछ लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन यह एक भयानक विचार है। तुम्हें नहीं पता कि कितनी गोलियां बची हैं, इसलिए इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा खिड़की से चिल्लाने से आपके पड़ोसी, खासकर वो जिन्हें गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हैं। यह आदमी अंदर कैसे आ गया? ये बड़ा आदमी किसी तरह से अंदर आ जाता है और बालकनी की रेलिंग से लटक कर ही जुनवू ज़ॉम्बी को मौत के घाट उतार पाता है।
चालाक लेकिन जोखिम भरा। मैं चाकू का इस्तेमाल करता। वो दरवाजे को और सुरक्षित बनाने के लिए उसमें पन्ने भर देता है और अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करने की एक श्रृंखला की शुरुआत करता है। ये 7वां दिन है और जून वू को पता चलता है कि ज़ोंबी खून के जरिए दूसरों को संक्रमित करते हैं और उन्हें दरवाजे या खिड़कियां खोलने जैसी यादें रहती हैं। वह भी हताश है। उसकी यूनिट का पानी अब काम नहीं कर रहा है और वो विस्की और बियर की बोतलें ऐसे पी रहा है जैसे उसका जिगर बर्दाश्त कर सकता है। कुछ लोग इसे गैर जिम्मेदाराना मान सकते हैं, लेकिन हमें इसमें शामिल तनाव को स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक समाधानों की बात है, विस्की सबसे अच्छे समाधानों में से एक है। हम सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे हैं, हम जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ी मस्ती भी बहुत काम आ सकती है। फिर भी ये हताशा जून वू को अपनी खिड़कियों को ढकने और टेप करने से नहीं रोकती है। यह एक अच्छा विचार लग सकता है, लेकिन इससे अपने परिवेश और खुद लाशों को देखने की उसकी क्षमता छिन जाती है। मैं उनके बारे में और जानने के लिए प्रयोग करूंगा। वे किस पर प्रतिक्रिया देते हैं? क्या वे रात में बाहर रहते हैं? उनकी आदतें क्या हैं? ऊपरी हाथ पाने के लिए मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। ज़ोंबी सर्वनाश में अज्ञानता सुख नहीं है, यह मृत्यु है। 10वें दिन उसे पता चलता है कि एक फोन ऐप है जो उसे एफएम तरंगों का उपयोग करके कॉल करने की सुविधा देता है, लेकिन उसे एक विशिष्ट ऑडियो जैक की आवश्यकता है जो उसके पास नहीं है। 15वें दिन जून को उसके पिता से एक ध्वनि संदेश मिलता है, लेकिन उसे अभी भी उसे सुनने के लिए कोई संकेत नहीं मिल रहा है। वो रिसेप्शन पर जाने के लिए बालकनी से लटकता है, नीचे जमा हुए इन लाशों का ध्यान खींचता है। ये डिनर और शो जैसा है। जूते के फीते से गूंथी हुई चादर। उसे नीचे मौजूद लाशों पर फेंको, उनके सिर को कुचलने का लक्ष्य रखते हुए और उसे वापस ऊपर खींचो। तुम उन्हें एक एक करके तब तक मार सकते हो जब तक कि तुम उस इलाके से ज्यादा लाशों को खत्म नहीं कर देते। छोड़ो, ये बेहतर है। चलो इस पूरे सर्वाइवर वाले काम को ही करते हैं। लगता है गेमर की सारी रणनीति खिड़की से बाहर उड़ गई। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और जब वो एक कोने में मुड़ता है तो उसे एक लाशनुमा पड़ोसी इधर उधर रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो चिल्लाता क्यों रहता है? एड्रेनालाइन मारने के लिए अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल खुद पर ज्यादा ध्यान खींचने के लिए मत करो, खासकर अगर तुम इसका इस्तेमाल लाश को गाली देने के लिए कर रहे हो। और फिर और लाशें आती हैं जो कॉम्प्लेक्स के दोनों ओर से उस पर हमला करती हैं। वो लिफ्ट से जाता है, लेकिन लाशों का एक पूरा झुंड बाहर गिर जाता है। और हाँ, लिफ्ट बहुत खराब आइडिया है। मुझे आम दिनों में उनका इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़ोंबी सर्वनाश के दौरान मैं इंतजार भी नहीं कर सकता। वो वापस ऊपर आता है और एक अंधे ज़ोंबी से टकराता है, जिसे जून वू बहुत सावधानी से अलर्ट करता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे ज़ोंबी आकर्षित होता है और दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को हिलाने की कोशिश करता है। यह ज़ोंबी प्रभावशाली है, आंखें नहीं है, लेकिन दरवाजे के हैंडल को हिलाने की कोशिश करता है। वो ज़ोंबी का एल्बर्ट आइंस्टीन या कुछ ऐसा ही होना चाहिए। 20वें दिन शहर के हर जगह बिजली संयंत्र उड़ जाते हैं। इमारतों की बिजली चली जाती है और जून वू आखिरकार हार मान लेता है। वो एप्स्टीन की तरह खुद को फांसी लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका दम घुट रहा होता है तो कोई उस पर लेजर चमकाता है। वो अपने फंदे से बाहर निकलता है और अपनी इमारत के ठीक सामने देखता है कि लेजर कौन चला रहा था। ये लड़की यूबिन है, जो सच में बहुत बदमाश है। वो जीवित रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार है। उसके पास जो कुछ भी है उसे राशन करने की अच्छी समझ है, और अगर कुछ अंदर आता है तो उसने दरवाजे के सामने एक जाल भी बिछाया है। वो जून वू के अपार्टमेंट में विभिन्न मंजिलों की भी तलाशी ले रही है, ये पता लगाने के लिए कि कौन से ज़ोंबी भरे हैं और कौन से नहीं। वे एक दूसरे को उनके नाम बताते हैं और जून वू को लगता है कि वो बहुत प्यारी है। वो देखती है कि जून वू भूख से मर रहा है, इसलिए वो एक रस्सी फेंकने की कोशिश करती है जो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ये रस्सी सड़क पर गिर जाती है, लेकिन जून वू अपने ड्रोन का उपयोग एक तार के ऊपर से उड़ान भरने के लिए करता है और अब वे एक दूसरे को अपार्टमेंट से अपार्टमेंट तक भोजन और सामान भेजने में सक्षम है। बात यह है कि यूबिन ने खुद को मुसीबत में डाल लिया है, क्योंकि वो रस्सी जिसे वह फेंकने की कोशिश कर रही थी उसे एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी ने देख लिया, जो कि किसी भी अन्य ज़ॉम्बी सर्वनाश में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी अपनी कुछ यादें बरकरार रखते हैं। अब ये रस्सी एक मेज से जुड़ी है और क्योंकि इसे खींचा जा रहा है, ये यूबिन को बुरी तरह से बेहोश कर देती है। एक चढ़ाई करने वाला ज़ॉम्बी निश्चित रूप से पहली बार है। जेन वू फायर फाइटर का ध्यान भटकाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, चिल्लाता है, बोतलें फेंकता है और अंत में वह अपने ड्रोन का उपयोग करता है, जिसे फायर फाइटर तोड़ देता है। कि यूबिन समय रहते उठकर फायर फाइटर का हाथ काट देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जुनू खाना और दूसरी चीजें ढूंढने के लिए अपने पड़ोसी के घर में घुस जाता है, जो खाने पीने, वॉकी टॉकी, पर्वतारोहण के सामान और एक लाश से भरा हुआ है। जुनू ये देखने के लिए जांच करता है कि लाश किसकी है, और वो एक महिला की होती है, जो कि अजीब है क्योंकि उसके पड़ोसी का भाई संक्रमित था। तो वो कहाँ है? जैसे ही जुनू को पता चलता है, लाश में तब्दील हुआ भाई उस पर हमला कर देता है, और यह केवल कुछ त्वरित सोच और किस्मत की बदौलत होता है कि जुनू बाहर निकल पाता है और यूबेन के साथ वॉकी टॉकी और न्यूटेला शेयर करता है।
अगले दिन वे देखते हैं कि लाशें अचानक दोनों अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भाग रही हैं और उन्हें नहीं पता कि क्यों। जैसे ही यूबिन अपनी कुल्हाड़ी लेने जाती है, वो गलती से एक टेबल गिरा देती है। ज़ॉम्बी का एक पूरा झुंड उसके कमरे में घुसता है, लेकिन जानवू के आपके बगल वाली यूनिट के लैंडलाइन पर कॉल करने से उनका ध्यान भंग हो जाता है। पड़ोसी के फोन की घंटी बजती है, जिससे ज़ॉम्बी का झुंड दूर चला जाता है। पड़ोसी के फोन पर कॉल करना समझदारी है, लेकिन एक ही आइडिया पर निर्भर करता है कि आप जिंदगी और मौत का सौदा कैसे कर सकते हैं। झुंड एक ऐसी समस्या है जिसका हल आप अभी नहीं निकाल सकते। आपके पास बस एक ही विकल्प है कि आप छिप जाएं और किसी का ध्यान न खींचे, लेकिन थोड़ी सी योजना और व्यवस्था से इनसे बचा जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ऐसी इमारत में हैं जिसके प्रवेश द्वार सील किए जा सकते हैं। अगर आप अपने फ्लो को साफ करने से शुरुआत कर सकते हैं और भरोसेमंद पड़ोसियों के साथ मिलकर धीरे धीरे इमारत को साफ कर सकते हैं, तो यह इमारत को वापस लेने और मुख्य द्वारों को बंद करने का एक यथार्थवादी तरीका है। लेकिन अगर यह बहुत कठिन काम है, तो ज़ॉम्बी का ध्यान आपसे दूर रखने के लिए ध्वनि जाल बनाना फिर भी फायदेमंद है। इसके लिए बर्तन और पैन अच्छे रहते हैं। उन्हें नीचे फ्लो पर रखें, एक डोरी से बांध दें और जब ध्यान भटकाना हो तो उसे खींच लें। वे दोनों तय करते हैं कि 8वीं मंजिल पर जाने और तैयार होने का यही एक मौका है। जून-वू समन्वय करने और एक योजना के साथ आने की कोशिश करता है, लेकिन यूबिन एक मिशन इम्पॉसिबल करता है। अपनी बालकनी से रस्सी से फिसलता है और जून-वू के अपार्टमेंट में पागलों की तरह दौड़ता है। और वो कमाल का काम करती है। वो बुनाई कर रही है, अपनी चढ़ाई वाली कुल्हाड़ी से किसी भी ज़ोंबी को बुरी तरह से मार रही है, लेकिन उसका टखना एक ज़ोंबी द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो मुश्किल से यहाँ छोड़ी गई पिस्तौल को पकड़ पाती है जब जून-वू उसकी मदद के लिए नीचे आता है। लाशों से भरे पार्किंग स्थल में कूदना एक भयानक विचार है, लेकिन अगर आपको ऐसा करना ही है तो उन्हें मारने की कोशिश न करें। अब सभी का अस्तित्व आगे बढ़ने और लाशों के झुंड से बाहर निकलने पर निर्भर करता है, जहां आप आसानी से फंस सकते हैं यदि आप एक को काटने में समय बिताते हैं। दो बचे हुए लोग जून-वू की इमारत में वापस भागते हैं और 8वीं मंजिल पर लिफ्ट लेते हैं। लाशें लॉबी में घुस जाती हैं। ऊपर अपार्टमेंट के दरवाजे बंद हैं और मरे हुए लोगों का एक पूरा झुंड उन दो इंसानों को ढूंढता है। वे दोनों अपार्टमेंट खोलने की पूरी कोशिश करते हैं और एक आदमी उन्हें अपनी यूनिट के अंदर खींचकर ले जाता है। वो उन्हें खाना पानी देता है और उन्हें बताता है कि लोगों को बचाने के लिए सैनिकों की टीमें शहर में घूम रही हैं और जल्द ही एक टीम आ जाएगी। अगर वे सचमुच जिंदा बच जाते हैं तो ये सभी के लिए अच्छी खबर है। यूबिन और जूनो यहाँ सब कुछ सही करते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो आदमी पानी नहीं पी लेता और ये देखने के लिए कि यह खतरनाक है या नहीं, और फिर वे डिब्बाबंद सामान मांगते हैं जिसमें छेड़छाड़ के निशान होने चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अलग करता, लेकिन उस आदमी ने खाने में जहर कैसे मिलाया? इस आदमी के पास न केवल इस यूनिट में कोई पट्टा नहीं था, बल्कि उसने जून-वू और यूबिन को नशीला पदार्थ दिया और जिप टाई से बांध दिया क्योंकि वह उन्हें अपनी पत्नी को खिलाना चाहता था। नहीं, वो नरभक्षी नहीं है। वो एक ज़ॉम्बीफाइड फ्रीक है जिसे एक पट्टे पर बांधा गया है, जिसे आदमी एक नर्सरी रूम में बंद कर देता है। वो यहाँ से भागने में असमर्थ है, लेकिन जून-वू उसे जगाने में सफल हो जाता है और बंदूक दिखाकर उस आदमी को धमकाता है। वो फिर से यूबिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसकी रस्सी छोड़ देता है और उसकी ज़ॉम्बी पत्नी यूबिन पर हमला कर देती है, जिसकी चीखें पूरी तरह से शांत हो जाती है। अपहरणकर्ता ये पता लगाने के लिए दरवाजा खोलता है कि क्या हुआ, लेकिन यूबिन उसकी पत्नी को दरवाजे से बाहर धकेल देता है। ज़ॉम्बी तुरंत उसके पति पर झपट पड़ता है, उसे काटता और नोचता है जबकि वह उससे माफी मांगता है, लेकिन उन दो लोगों को नहीं जिन्हें उसने अभी अभी मारने की कोशिश की थी। शानदार। तुम बिंग एक गोली से उन दोनों को मार डालता है और गिरोह को सतर्क कर देता है। तुनवू से उसे बाहर निकालने की विनती करती है और वो मान जाता है। वो बस उसे चैन से उड़ाने ही वाला था कि तभी उसे हेलीकॉप्टर जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों बचे लोग तुरंत छत पर पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बी को चीरते हुए भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं वहां कोई नहीं होता। अब वो पूरी तरह से मर चुके होते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर उन पर हमला कर देते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं होता और बंदूक में गोलियां भी खत्म हो जाती है। कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे, एक रास्ता है। अचानक से हथियारों से लैस सैनिकों का एक हेलीकॉप्टर आता है। वो दोनों बचे लोगों को अपने साथ ले जाता है। तभी जून-वू को अपने फोन पर सिग्नल मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका परिवार अभी भी जिंदा है। जून-वू उन कई कोरियाई लोगों में से एक है जो बच गए, क्योंकि शहर भर में बचे लोग सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति के बारे में पोस्ट कर रहे हैं और बदले में सैनिक उन्हें बचाने आ रहे हैं। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।